कोरोना की दो ही विकल्प है, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। और अब देखें हेडलाइंस। मरुधरा में 2 जून से मिनी अनलॉक, 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति। शुक्रवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक कंप्लीट कर्फ्यू। बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बंद रहेगी कोचिंग संस्थाएं। नई गाइडलाइन में सावधानी बरकरार। 30 जून तक शादी समारोह पर भी पाबंदी। वैक्सीन पर कोई केंद्रीय पॉलिसी नहीं, राज्य पर छोड़ी जिम्मेदारी। पीसीसी चीफ डोटासरा का केंद्र पर प्रहार। कहा सहयोग छोड़ साथ के जश्न में जुटे राज्य के सांसद। जुलाई में हो सकती है आरबीएसई की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने दिए संकेत। चरणबद्ध तौर पर परीक्षाएं कराने की तैयारी। कमलेश एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश। राज्य ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। घर से बरामद हुए थे बड़ी मात्रा में कार, कैश, कारतूस। और सख्ती से थमी संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 1498 केस, 68 मौत। एक्टिव केसेस 43,000 से कम। मरुधरा में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। सरकार ने मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। जिलों के अंदर निजी वाहनों से सप्ताह में 5 दिन सुबह 5 बजे से दिन 12 बजे तक आ जा सकेंगे। 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में 5 दिन आने जाने की अनुमति होगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन में 12 बजे बाद भी कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे। साथ ही 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। वहीं 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। और कुछ पाबंदियां जो पहले की तरह ही जारी रहने वाली हैं। उनमें शादी समारोह है यानी पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और किराना, फल सब्जी की जो दुकानें हैं, दूध और डेयरी का जो समय है वो भी पहले वाला ही रहेगा। तो छूट दी है लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं और ऐसे में सावधानी जितनी थी उतनी बरतनी है, बल्कि और बढ़ानी होगी। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर प्रदेशवासियों से प्रोटोकॉल की पालना की अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा है। जनसामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे जैसे एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा। सीएम अशोक गहलोत ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर एक नीति बनाएगी। सीएम गहलोत ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला में ये बात कही।
ऐसे वक्त में ही कई फैसले ऐसे हो सकते हैं, अगर दृढ़ निश्चय कर लें हम लोग राज्यों में और केंद्र में, तो ऐसे वक्त में ही फैसले होते थे जनता स्वीकार कर लेती है, वरना उनको समझाना पड़ता, आईसी करनी पड़ती है। और आईसी कितनी कर लो, उसके बावजूद भी ये रुकता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। पर डे के आप आंकड़े बता रहे हो कि कितने बच्चे जो है पर डे 300 या ज़्यादा बच्चे जो है प्रारंभ करते हैं राजस्थान के अंदर पीना या यूज करना। इस बार सरकार आई तो हमने निरोगी राजस्थान का नारा दिया, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, जरूरत नहीं पड़े दवाइयों की। स्वास्थ्य मित्र की भी बात कर रहे थे मंत्री जी, 90,000 स्वास्थ्य मित्र बनाए गए, एक पुरुष एक महिला को। उनका यूज कैसे हो सकता है, इस काम में भी हो सकता है, अवेयरनेस के अंदर, जागरूकता के अंदर। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मैनेज किया राजस्थान को, वैक्सीनेशन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। और वो वैक्सीन मिल नहीं रही है या वो विवाद बना हुआ, वो तो हम लोग केंद्र सरकार से बराबर दबाव बनाए हुए हैं कि आप फ्री वैक्सीनेशन पूरे कंट्री में होनी चाहिए, फ्री वैक्सीन होना चाहिए। 6 तरह की वैक्सीन पहले से फ्री लग रही है देश के अंदर सभी को। ये तो कोरोना महामारी बहुत भयंकर विश्व स्तर की है, इसमें केंद्र सरकार को पता नहीं किसने प्रधानमंत्री को क्या सलाह दे दी है। मैंने खुद ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको फ्री करो पूरे देश के अंदर, यूनिवर्सल वैक्सीन का प्रोग्राम बनाओ। इसलिए अच्छा लगता है कि एनजीओ के काम कर रहे हैं तंबाकू निषेध के अंदर भी, अन्य नशा पत्ता को मुक्त करने के लिए। कई केंद्र बनते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनुदान देती है, पर मेरा अनुभव है कि उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से काबू में पा नहीं सकते, ना रोक सकते हैं। अल्टीमेटली जन आंदोलन शुरू होगा तो जाके मैं समझता हूँ कि इस पर आप कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच की तकरार तेज हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा किया। तो कहने का मतलब कि केंद्र सरकार शुरू से लेकर के वैक्सीन फ्री देना हो, चाहे वैक्सीनेशन के लगाने की पॉलिसी हो, चाहे एज का निर्धारण हो, क्या राजस्थान पैसे देने को तैयार है 3,000 करोड़, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सहायता करके हमको वैक्सीन दिलाने में कामयाब रही। ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। यहां के 25 सांसद, यहां के नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को समझाने में, उनसे वैक्सीन लेने में नाकाम रहे। 7 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं उनको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 25 में से 25 सांसद लेने के बावजूद एनडीए की केंद्र की सरकार ने धोखा किया है। और जो हमारे यहां के 25 के 25 एमपी जो एक तरीके से अपने राज्य के हित के लिए आवाज उठाने लायक भी नहीं रहे, मैं समझता हूं ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह धर्म बनता है, हमारे संगठन का यह धर्म बनता है कि हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारी राज्य सरकार शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, उसके साथ साथ हम केंद्र के ऊपर दबाव बनाएं और उनको मजबूर करें कि आप हमको चाहे फ्री में दें, चाहे पैसे लेकर के दें, हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने आधा दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उद्योग मंत्री के अचानक पीएचसी सेंटर्स पर पहुंचने से हड़कंप मचा। उद्योग मंत्री ने कोरोना काल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को अस्पताल में मौजूद रहने के निर्देश दिए। 6-7 पीएचसी जो इधर की है, उनमें कोविड के बाद के हालात और लोगों की किस तरह का उपचार, किस तरह की व्यवस्था, कमी खामी कोई हो, उसके बारे में एक साहब के साथ हमने निरीक्षण किया है। सब जगह करीब संतोषप्रद है।
ना स्टाफ की कमी है, या जो ऑपरेशन कर रखे थे उनके सबके ड्यूटी सर ने समाप्त कर दी, चाहे डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, कोई भी हो। और ये कहा कि एक डॉक्टर कम से कम हेडक्वार्टर पर अपना कमरा देके रहेगा ही रहेगा। रेडियो साहब को अधिकृत किया है कि वहाँ पर 24 आवर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने एक दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा पहुंचे धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र की ओर से लोगों को मुहैया कराई जा रही सेवा को देखा, उसे बेहतरीन बताया। इससे पूर्व सांसद ने मनिया व मरेना अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा का निरीक्षण किया और उस राजाखेड़ा के निरीक्षण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि बहुत संतोषजनक रही। जैसे कि यहाँ आउटडोर पेशेंट्स की संख्या काफ़ी रही, सर्जरी वार्ड बहुत अच्छा रहा, लेबर जो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, गायनी एंड डॉक्स, वो बहुत अच्छा रहा है, डिलीवरी काफ़ी अच्छी संख्या में हो रही है। कोविड की तैयारियों को लेके और इस क्षेत्र के अंदर कोरोना मरीजों का क्या स्थिति थी वो जानी मैंने कि अब कोरोना के कितने एक्टिव केसेज इस क्षेत्र में मिले हैं। मुझे लगता है 17 केसेज मात्र अब बचे हैं और जिस हिसाब से एसडीओ साहब और पूरी मेडिकल टीम उनकी मॉनिटरिंग और इलाज कर रही है। पोखरण के सत्तासर सोलर प्लांट में सुरक्षा गार्ड के ठेके को लेकर चल रहा विवाद थम गया है। पुलिस प्रशासन और प्लांट के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद तय हुआ कि अब सत्तासर सोलर प्लांट पर बॉर्डर होमगार्ड और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। नए ठेकेदार के ठेके को होल्ड करते हुए बॉर्डर होमगार्ड और होमगार्ड के जवानों को सोलर प्लांट में तैनात करने पर सहमति बनी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे उपखंड मजिस्ट्रेट साहब और डिप्टी साहब और सीआई साहब इन्होंने माकूल व्यवस्था कर रखी थी। एसपी साहब के आदेश से जिला स्तर से आरएससी व अन्य पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया था। बेसिकली जो लड़ाई का या विवाद का जो कारण था उसके अंदर जो पूर्व के सुरक्षा कर्मी थे उनको काम से हटाया जाना 31 तारीख और नए आदमियों को रखना था। हाल में कानून और शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए विवाद की वजह क्या है उसको जाना गया और उसके बाद चर्चा के उपरांत इस निर्णय पर पहुंचे कि जो पहले से बॉर्डर सिक्योरिटी वाले होमगार्ड है उन्हीं के द्वारा आगामी आदेशों तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान इंदिरा रसोई गरीबों के लिए बड़ा सहारा बनी है। गरीबों और असहायों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। सीएम गहलोत के दिशा निर्देशों की नगर पालिका की ओर से संजीदगी से पालन हो रहे हैं। भोजन की पौष्टिकता को लेकर पालिका प्रशासन नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है। देशनोक इंदिरा रसोई पर खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और सभी मानकों का ख्याल रख व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। राम प्रताप हनुमानदास मुंद्रा ट्रस्ट द्वारा बढ़िया गुणवत्ता से खाना बनाया जा रहा है और सबको सप्रेम खिलाया जा रहा है। हाँ, प्रोटोकॉल की पालना हो रही है कोविड की? एक भीड़ तो ज़्यादा रहती है क्योंकि निःशुल्क होने की वजह से लोगों का रुझान, चूँकि अभी लॉकडाउन में मजदूरी है नहीं, तो इंदिरा रसोई की ओर ज़्यादा बढ़ा है। बाकी संपूर्ण प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह पालना की जा रही है। गुणवत्ता और व्यवस्था बहुत ही अच्छी ढंग से की जा रही है और यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बहुत ही इनिशिएट होकर काम किया जा रहा है। चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे सफा का योजना हो, चाहे लाइट का योजना हो, सभी प्रकार का काम यहाँ पे अध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत ही बेखूबी से किया जा रहा है। और राज्य सरकार का जो आदेश है प्रचार प्रसार लोगों को जागरूक करने को लेकर के, उसको लेकर भी आप 2 दिन पहले अभियान चलाया जाए तो वो अभियान आगे जारी रहेगा? हाँ, आगे लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार के आदेश रहेंगे। बात करते हैं वसुंधरा जन रसोई की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश के बाद कोटा में लगातार शहरी और ग्रामीण इलाकों में वसुंधरा जन रसोई के जरिए जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोटा उत्तर के सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से तैनात कर जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज भी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने राज्य सरकार के जरूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई के जरिए मुफ्त भोजन की घोषणा की थी, लेकिन भोजन के बदले पैसे वसूल रहे हैं, यह आरोप लगाया। अरे तुमने ले लिया क्या? कोरोना काल में लोग पीड़ित हैं। इंदिरा रसोई में
मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को, गरीबों को भोजन कराने का नाटक रचने वाली कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया। भामाशाहों से भीख मांगकर इंदिरा रसोई में भोजन कराने वाली कांग्रेस, जब भामाशाहों द्वारा दी गई हुई राशि खत्म हो गई तो इंदिरा रसोई वालों ने मना कर दिया। कोरोना काल में गरीबों और असहायों को भोजन मुहैया कराने के लिए अलवर जिले के एनएसयूआई ने जनता रसोई शुरू की। इस दौरान इसका अवलोकन करने राज्य के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और निरीक्षण के बाद अपने हाथों से रोटी सेकी और लोगों को खिलाई। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सीएम गहलोत के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता पूरे राज्य में जनता रसोई खोलकर लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया करा रहे हैं। मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ और हमारी यूथ कांग्रेस का जो काम है, हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं दीनबंधु शर्मा जी, जो लगातार जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। उनकी पूरी टीम, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोगरा जी आज स्वयं यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। हज यात्रा के लिए सऊदी सरकार और सेंट्रल हज कमेटी ने शर्तों के साथ मान्यता तो दे दी, लेकिन सेलेक्टिव वैक्सीन को लेकर प्रदेश के हज आवेदकों की परेशानी खड़ी हो गई है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने कोवैक्सीन को हज यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की मांग की है। इसको लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा को पत्र लिखा गया है। इसमें बताया गया कि बचे हुए 1078 आवेदकों में महज 50% लोगों ने ही टीका लगवाया है। इसमें भी ज्यादातर हज आवेदकों ने कोवैक्सीन के डोज लगवाए। हमारा हाजी परेशान हो गया है। हम जयपुर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तकरीबन 1600-1700 के करीब फार्म भरे गए हैं। तो इसके बारे में हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको फौरन जो है वहाँ से WHO से फाइनल करवाया जाए और हाजियों को जाने की अनुमति दी जाए। और जाने से पहले हाजी वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। ये अपनी जितने भी तमाम जो हाजी है अपने जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है वो अपनी जानकारी केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है उनकी साइट पर अपलोड कर दें। फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने हिसाब से जो है उनमें सिलेक्शन करेगी और जो डिसीजन लेना केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम है। हज यात्रा 2021 के लिए मौजूदा शर्तों के मुताबिक अगर सऊदी सरकार कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं देती है तो राजस्थान और पूरे देश से एक बड़ी तादाद में हज के आवेदकों की अर्जियां रद्द कर दी जाएंगी और हज की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा ये तमाम लोग भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम जिम्मेदार मंत्रियों और अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोवैक्सीन को भी हज यात्रा 2021 के लिए मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बनाया जाए। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ से 1588 आवेदकों ने हज के लिए अर्जियाँ लगाई थी, जिनमें से करीब 500 से ज़्यादा आवेदकों की अर्जियाँ सिर्फ इसलिए ही पहले खारिज कर दी गई हैं क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। अब ऐसे जो हज के आवेदक हैं जिन्होंने पहले ही कोवैक्सीन का डोज लगवा लिया है वो गुहार लगा रहे हैं। इनकी गुहार पर क्या नतीजा सामने आता है इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए ऐसे बनेगा डिजिटल इंडिया। आज के दौर में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। गांव-गांव के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मरुधरा में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास कोसों दूर है। यहां लोगों के पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बात नहीं कर सकते। वो पेड़ पर ढूंढ रहे नेटवर्क, बिन नेटवर्क स्मार्टफोन बेकार। गांव में कहां है विकास? ऐसे कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? हाथ में मोबाइल लेकिन कभी दीवार पर तो कभी पेड़ पर चढ़ाई। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सेल्फी के शौक के लिए ऐसी मशक्कत की जा रही है, तो हम आपको बता दें कि यहां नेटवर्क की तलाश की जा रही है। हाकिम सिंह ने पेड़ पर चढ़कर कभी इधर फोन घुमाया तो कभी उधर फोन घुमाया ताकि अपनों से
बात हो जाए, उनकी खैर खबर ले सकें। लेकिन नेटवर्क की तो जैसे इस गांव में नो एंट्री है। ये परेशानी सिर्फ हाकिम सिंह तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की समस्या है। ममता भूपेश जी और प्रसादी लाल जी लाल फुटवाड़ा, हमारे यहाँ टावर की समस्या है, बहुत तगड़ी है। फोन में कोई सुविधा नहीं है। कोरोना से वॉर में वैक्सीन का दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं तो कराएं कैसे? जी हां, विकास के नाम पर तमाम दावों का ये एक स्याह सच है। इस गांव का नाम सर्र है, दौसा जिले से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां दूर दूर तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में इमरजेंसी में लोगों को करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वोट के खातिर वादे कर जाते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। हमारे एक तो क्या है, सबसे बड़ा सरकारी जो योजनाएं आती हैं, सरकारी जितनी भी इंदिरा आवास वगैरह है वो भी नहीं है। मतलब जानवर बरसात के टाइम सांप बिच्छू निकलते हैं और कोई हमारी सुध भी नहीं लेता है। कोई मर्द का अगर डेड होता है किसी कारण सांप के खाने से, तो सूचना देने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है कि हमारी ये प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क की सुविधा नहीं है। हमारे 2 मंत्री हैं साहब, एक प्रसादी और ममता, 2 वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फिर बाद में 5 साल तक देखते नहीं है। आप हमारे नेटवर्क की परेशानी है शुरू से ही, आज से नहीं शुरू से ही। गांव वाले भी हकीकत को कबूल कर चुके हैं। कुछ जगह चिन्हित कर रखी है जहां कभी कभार नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क से आफत का आलम ऐसा कि स्वास्थ्य विभाग और स्कूल संचालकों को जानकारी देना भारी पड़ता है। इस क्षेत्र से 2 मंत्री आते हैं, एक ममता भूपेश और दूसरे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, लेकिन बावजूद इसके ये क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। हाँ, मोबाइल की बहुत समस्या है यहाँ, तो पहाड़ पे चढ़ के आकर बात करनी पड़ती है। घर जब महिलाओं को अपने घर पर बात करते हैं ना अपने मम्मी पापा से, तो पहाड़ पे चढ़ो बात करो। तो हमारी बात है जब बन पास लान के लिया सुधर जाते कोई टावर कोई नहीं, और स्कूल से थोड़ा सा दिन पढ़ाऊंगा फिर भूल जाऊंगा, आगे खांजी बजा भेजाऊंगा इनको भाई हम तुम जानो तो पत्थर मेरे खा भेजा इनको, तो कोई हमारे लिए व्यवस्था कोई नहीं। 21वीं सदी में भारत विकास की बुलंदी छू रहा है, लेकिन जब इस गांव की ओर देखते हैं तो विकास की हवा निकलती नजर आती है। क्या यही डिजिटल इंडिया की तस्वीर है? दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।